यह कहानी 2 दिसंबर 2019 की है। मुंबई के माहिम बीच पर लोग हमेशा की तरह टहल रहे थे, जब अचानक एक व्यक्ति की नजर समुद्र की लहरों के साथ बहकर आए एक सूटकेस पर पड़ी। उसे लगा कि शायद इसमें कोई कीमती चीज होगी, इसलिए वह उत्सुकता से उसकी ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह सूटकेस के पास पहुंचा, उसे एक अजीब और बहुत ही तेज दुर्गंध महसूस हुई। बदबू इतनी भयानक थी कि उसने तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। बिना समय गंवाए उसने पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई और सूटकेस खोलने का फैसला किया। जैसे ही सूटकेस का लॉक खोला गया, वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। उनके सामने एक दिल दहला देने वाला नजारा था। सूटकेस के अंदर एक इंसानी लाश के कटे हुए हाथ और पैर थे। ये देख हर कोई दहशत में आ गया, लेकिन पुलिस के लिए असली चुनौती अब शुरू हुई। यह सूटकेस समुद्र में बहकर आया था, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, न ही कोई सुराग। सवाल यह था कि आखिर यह शव किसका है और इसे यहां किसने फेंका। जांच शुरू हुई और जैसे ही सूटकेस को अच्छे से खंगाला गया, उसमें एक पॉलीथिन में लिपटा हुआ हाथ, पैर और एक प्राइवेट पार्ट भी मिला। लेकिन सिर्फ इन अंगों से मृतक की पहचान कर पाना मुश्किल था। पुलिस को बस एक ही चीज हाथ लगी, जो इस मामले को सुलझाने में मदद कर सकती थी। कुछ कपड़े। इन कपड़ों को इस तरह रखा गया था कि अंगों से निकलने वाला खून उनमें ही समा जाए और बाहर न बहे। जब पुलिस ने इन कपड़ों की जांच की, तो उन्हें सिर्फ एक पैंट, एक टी शर्ट और एक शर्ट मिली, जिनमें कोई खास सुराग नजर नहीं आया। इसके बाद पुलिस ने समुद्र में मौजूद अन्य हिस्सों की तलाश के लिए कुछ मछुआरों को बुलाया। उन्हें समुद्र में गहराई तक जाकर किसी और सूटकेस या बैग की तलाश करने को कहा गया, क्योंकि संभावना थी कि शव के बाकी हिस्से भी कहीं आसपास मिल सकते थे। लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद कुछ भी हाथ नहीं लगा। सूटकेस को फॉरेंसिक जांच के लिए अस्पताल भेजा गया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि हत्या कब हुई थी। अंगों की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला कि हत्या लगभग 5 से 6 दिन पहले हुई थी, यानी 26 या 27 नवंबर को। पुलिस ने मृतक की उंगलियों के निशान भी निकाले, लेकिन जब इन फिंगरप्रिंट्स को रिकॉर्ड में खोजा गया तो कुछ भी नहीं मिला। भारत में अभी भी हर आम नागरिक का फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, जबकि अमेरिका जैसे देशों में हर नागरिक का डीएनए और फिंगरप्रिंट डेटा स्टोर किया जाता है। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए यह केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच ने अपने तरीके से जांच शुरू की। उन्होंने सूटकेस में मौजूद हर चीज का बारीकी से निरीक्षण किया। अब तक पुलिस के पास सिर्फ एक ही सुराग था, सूटकेस में मौजूद कपड़े। उन्हीं कपड़ों में एक शर्ट भी थी जो खास थी। इस शर्ट पर एक टैग लगा था, जिस पर लिखा था ऑल्मो मेंस वेयर। यह टैग इस पूरे केस में सबसे अहम सुराग साबित हो सकता था। अब क्राइम ब्रांच की टीम ने इस टैग की जांच शुरू की। जल्द ही पता चला कि एल्मो मेंस वियर नाम की दुकान मुंबई के कुर्ला वेस्ट बेलगामी रोड पर स्थित थी। बिना समय गंवाए पुलिस की टीम वहां पहुंची और दुकानदार को वह शर्ट दिखाकर पूछा, क्या यह शर्ट आपकी दुकान से सिली गई थी? दर्जी ने शर्ट को ध्यान से देखा और तुरंत पहचान लिया। हाँ, यह हमारी ही दुकान से सिली गई है। उसने आगे बताया कि अगर यह शर्ट उनकी दुकान पर सिली गई है, तो उसका रिकॉर्ड उनके पास जरूर होगा। इसके बाद दर्जी ने अपनी बही खाते की एक मोटी किताब निकाली, जिसमें हर ग्राहक के कपड़े का विवरण दर्ज था। उसने ध्यान से पन्ने पलटे और कुछ ही देर में उस शर्ट से मिलता जुलता एक कपड़ा पहचान लिया। उस कपड़े के साथ एक नाम भी लिखा था, बेनेट रिबेलो। यह नाम इस केस का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था। यही टैग पुलिस को कुर्ला वेस्ट बेलगामी रोड स्थित उस दुकान तक ले गया जहां यह शर्ट सिली गई थी। जब पुलिस ने दर्जी से इस शर्ट के बारे में पूछा, तो उसने पुष्टि की कि यह उनकी ही दुकान से सिली गई थी। लेकिन मुश्किल यह थी कि उसने ग्राहक का सिर्फ नाम दर्ज किया था, बेनेट रिबेलो। न फोन नंबर था, न पता। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। मुंबई जैसे विशाल शहर में सिर्फ एक नाम के आधार पर किसी को खोज निकालना। पुलिस को पता चला कि बेनेट रिबेलो एक संगीतकार था। वह गिटार और पियानो बजाता था और अपनी सामान्य जिंदगी जी रहा था। लेकिन तभी पुलिस को उस प्रोफाइल पर एक और अकाउंट का लिंक मिला। इस दूसरी आईडी पर उसकी पूरी डिटेल थी, उसका घर का पता और फोन नंबर। पुलिस ने तुरंत दिए गए फोन नंबर पर कॉल किया,
लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वे बिना देर किए आईडी पर दिए गए पते पर पहुंच गए। यह पता मुंबई के सांता क्रूज ईस्ट इलाके का था। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो घर बंद मिला। यह देख टीम को निराशा हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की। उन्होंने बेनेट रिबेलो की तस्वीर दिखाकर पूछा कि क्या यह व्यक्ति यहां रहता था। पड़ोसियों ने तस्वीर देखकर पहचान लिया और कहा, हाँ, यह बेनेट रिबेलो का ही घर है, लेकिन वह कुछ दिनों से लापता है। इतना ही नहीं, पड़ोसियों ने यह भी बताया कि बेनेट रिबेलो की एक बेटी थी जिसका नाम आराध्या पाटिल था, लेकिन वह भी कई दिनों से दिखाई नहीं दी थी। यह सुनते ही पुलिस को संदेह हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आराध्या के साथ भी वही हुआ हो जो बेनेट रिबेलो के साथ हुआ। क्या उसकी लाश भी कहीं फेंकी जा चुकी थी? अब सवाल ही सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। पुलिस को लगा कि उन्हें घर के अंदर जाकर खुद जांच करनी होगी। उन्होंने दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर उन्होंने हर चीज की बारीकी से जांच शुरू की। इसी दौरान उन्हें एक नोटबुक मिली जिसमें कुछ अजीब पंक्तियां लिखी थीं। मैं एक बुरी लड़की हूं जिसने मुझे पनाह दी, पाला पोसा, मैंने उसे ही मार डाला। पापा, मुझे माफ कर दो, बहुत बहुत माफ कर दो। मैं एक बुरी लड़की हूं। इन शब्दों को पढ़ते ही पुलिस को एक झटका लगा। अब तक उन्हें लग रहा था कि आराध्या भी बेनेट रिबेलो के साथ मारी गई होगी, लेकिन इस नोटबुक के संदेश ने पूरा मामला पलट दिया। अगर आराध्या बेनेट की अपनी बेटी होती तो वह ऐसा क्यों लिखती, जिसने मुझे पनाह दी। यह साफ हो गया कि आराध्या गोद ली गई थी और उसी ने बेनेट रिबेलो की हत्या की थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था, आखिर आराध्या ने ऐसा क्यों किया। अब पुलिस को आराध्या को ढूंढना था, लेकिन वह अभी तक कहीं नहीं मिली थी। फिर घर की तलाशी के दौरान पुलिस को आराध्या का फोन नंबर भी मिल गया, और जब उस नंबर का पता लगाया गया तो वह नंबर बैंड आ रहा था। लेकिन जब कुछ समय के लिए नंबर चालू किया गया तो उस नंबर का स्थान घाटकोपर में दिखाई दे रहा था। अब पुलिस को पता था कि उनकी अगली मंजिल घाटकोपर थी और शायद यह केस सुलझने के करीब था। पुलिस बिना देर किए घाटकोपर पहुंच गई, जहां उन्हें आखिरकार आराध्या पाटिल मिल गई। पुलिस को देखते ही वह घबरा गई, लेकिन जल्द ही खुद को संभाल लिया। जब अधिकारियों ने उससे पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो और तुम्हारे पिता बेनेट रिबेलो कहां हैं, तो उसने जवाब दिया, मेरे पिता संगीत से जुड़े काम के सिलसिले में विदेश गए हैं और मैं घर पर अकेली नहीं रह सकती थी, इसलिए अपने दोस्तों के पास रहने आ गई। लेकिन जब पुलिस ने वह नोटबुक निकाली जिसमें लिखा था, मैं एक बुरी लड़की हूं जिसने मुझे पनाह दी, पाला पोसा, मैंने उसे ही मार डाला, तो आराध्या समझ गई कि अब पुलिस को पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने स्वीकार कर लिया कि उसने ही अपने पिता की हत्या की थी। उसने यह भी बताया कि शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने उसे कई टुकड़ों में काटकर अलग अलग सूटकेस में भरकर समुद्र में फेंक दिया था। आराध्या ने कबूल किया कि बेनेट रिबेलो ने उसे गोद लिया था। शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया। वह एक लड़के से मिली जो सिर्फ 16 साल का था। पहले दोनों दोस्त बने, फिर उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। बातचीत के दौरान एक दिन आराध्या ने लड़के को एक चौंकाने वाली सच्चाई बताई। उसने कहा कि उसके पिता, जिन्होंने उसे गोद लिया था, उसका शोषण कर रहे थे। यह सुनकर लड़का गुस्से में आ गया। उसने आराध्या से पूछा, तुम ये सब कैसे बर्दाश्त कर रही हो? उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह गोद लिया था, फिर ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकते हैं? उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद दोनों ने मिलकर बेनेट रिबेलो को मारने की योजना बनाई। 23 नवंबर 2019 को उन्होंने पहली बार कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। फिर 26 नवंबर 2019 को जब बेनेट रिबेलो घर पर नहीं थे, उस वक्त आराध्या का बॉयफ्रेंड उसके घर आया। दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी बेनेट रिबेलो घर लौट आए। जैसे ही वह अंदर आए, आराध्या का गुस्सा भड़क उठा। उसने चिल्लाकर अपने पिता से पूछा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे एक अच्छे पिता की तरह क्यों नहीं पाला? बेनेट रिबेलो समझ गए कि यह सब उनकी बेटी के प्रेमी ने उसे उकसाकर सिखाया है, क्योंकि इस मुद्दे पर आराध्या ने इससे पहले कभी सवाल नहीं किया था। गुस्से में आकर बेनेट ने गिटार उठाया और लड़के को मारने की कोशिश की, लेकिन तभी
आराध्या ने एक डंडा उठाकर उनके सिर पर जोरदार वार किया। वह लड़खड़ाकर गिर गए। जैसे ही वह जमीन पर गिरे, आराध्या ने लगातार कई वार किए, जिससे वह बेहोश हो गए। इसके बाद उसने जल्दी से घर में रखी कीटनाशक स्प्रे की पूरी बोतल उनके चेहरे पर छिड़क दी। हालांकि इतने पर भी बेनेट रिबेलो की सांसें चल रही थीं, इसलिए उसने चाकू उठाया और बेरहमी से उन्हें गोद डाला। जब बेनेट की मौत हो गई तो दोनों ने लाश को घसीटकर बाथरूम में डाल दिया। अगले दिन वे बाजार गए और वहां से एक बड़ा सूटकेस और एक तेज चाकू खरीदा। लाश को काटना आसान नहीं था। जब चाकू ठीक से नहीं चला तो उन्होंने चाकू को बार बार गर्म करके काटने की कोशिश की, यहां तक कि उन्होंने हथौड़े से हड्डियां तोड़ी ताकि शव के छोटे छोटे टुकड़े किए जा सकें। फिर उन्होंने लाश के टुकड़े सूटकेस में भरे और मीठी नदी में फेंक दिए। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वह सूटकेस समुद्र में बह गया और लहरों के साथ बहते हुए माहिम बीच तक आ पहुंचा। अगर उस सूटकेस में कपड़े नहीं होते तो शायद यह राज कभी खुलता ही नहीं। लेकिन पुलिस की बारीक नजर और उनकी मेहनत रंग